रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पास पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। पिछले पार्ट नंबर 1 में हमने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 35 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस किए विद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से आगे क्वेश्चन नंबर 70 तक। इसके अलावा हमने दूसरी और भी सब्जेक्ट की वीडियो बहुत से अपलोड की हुई है एमसीक्यू से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखो तो आप लोगों को प्लेलिस्ट की शक्ल में वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा शुड द नर्स वैलिडेट। तो कौन से डेटा को नर्स पहले वैलिडेट करेगा या पहले कंसीडर करेगा? ऑप्शन ए, द क्लाइंट टेम्परेचर इज 100 डिग्री। ऑप्शन बी, द चार्ट सेज दैट द क्लाइंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। Option C, the client says I feel like my blood sugar is high. Option D, the client pulse is 100. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द क्लाइंट सेज, क्लाइंट कहता है कि मुझे लगता है माई ब्लड शुगर इज़ हाई, मेरा ब्लड शुगर इज़ हाई। चूँकि ये सब्जेक्टिव डाटा है, पेशेंट खुद इसे फील करता है, तो इसलिए नर्स को चाहिए कि पहले इसको कंसिडर करे। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी एमसीक्यूज रिवाइज हो चुका है पिछले पास पेपर से। मिस नजमा हैविंग टर्मिनल स्टेज ऑफ द कैंसर स्टेटेड दैट गॉड लेट मी लाइव टिल द कंप्लीशन ऑफ माय डॉटर एजुकेशन एंड हर मैरिज। व्हाट स्टेज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द क्यूबुलर रोज। एक मदर है, वो कहती है कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ या मैं नहीं मरूंगी जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होती और उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो ये कौन से स्टेज में ये स्टेटमेंट आता है? ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, बार्गेनिंग स्टेज में। अपने साथ नोट कर ले, बार्गेनिंग स्टेज में बंदा फील करता है कि मैं नहीं मरूंगा या मैं ज़िंदा रहूंगी जब तक कि ये खास टास्क कंप्लीट नहीं होता। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, बार्गेनिंग स्टेज है। तो यूँ आप लोग जानते हैं कि टोटल 5 स्टेज है, डेनियल, एंगर, बार्गेनिंग एंड डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये सारे हमारे पास 5 स्टेजेस है क्यूबलर रोज मॉडल के या ग्रेप स्टेज ऑफ मॉडल के। ओके जी, आगे जाते हैं। Question number 38. A client has been diagnosed with terminal cancer of the liver and is receiving chemotherapy on a medical unit. In in-depth conversation with nurse, the client stated, I wonder why this happened to me, which stage this is associated with. एक क्लाइंट कहती है, एक क्लाइंट को लिवर कैंसर लास्ट स्टेज डिजीज़ है और वो ये स्टेटमेंट कहती है नर्स को कि मेरे साथ ये क्यों होता है, मुझे ये कैंसर से क्यों लड़ना पड़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट कौन से स्टेज में आता है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं टोटल 5 स्टेज है क्यूबलर रोज के, और मोस्टली जहाँ पर वाई की क्वेश्चन आता है, वाई दिस हैपन टू मी, वाई यू आर डूइंग दिस, वाई दिस हैपन। तो ये सारे हमारे पास नॉर्मली एंगर स्टेज में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगर का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो सकता है एंजाइटी का। राइट ऑप्शन इज ए। अगर यहाँ पर एंगर का होता तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज एंगर में ये स्टेटमेंट होता है, तो मोस्टली एंगर में राइट ऑप्शन एंगर आता है, लेकिन यहाँ पर एंगर नहीं है, तो हम एंजाइटी को क्लिक करेंगे। ओके जी, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। द रिडक्शन इन द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ इज टर्म इज डैश। ये हमने पिछले पास पेपर में कम्प्लीटली डिस्कस किया है। पिछले पास पेपर का एमसीक्यूज है, रिलेटेड एमसीक्यूज है कि अल्गर मोर्टिस किसे कहते हैं। अल्गर मोर्टिस का मतलब होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर डेथ लो हो जाए या डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अल्गर मोर्टिस। और रेगर मोर्टिस कैसे कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। रेगर मोर्टिस का मतलब होता है कि जब आफ्टर डेथ मसल्स बिल्कुल हार्ड हो जाए या स्ट्रेक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिगर मोर्टिस। और लेवर मोर्टिस कैसे कहते हैं? लेवर का मोर्टिस का मतलब होता है कि जब डेथ के बाद ब्लड में वेसल्स में ब्लड क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाए या बिल्कुल स्टेक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी वजह से वो स्किन बिल्कुल ब्लोइश नज़र आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेवर मोर्टिस। पिलर मोर्टिस का मतलब होता है कि जब स्किन पिल हो जाए आफ्टर डेथ। तो ये हमने पिछले पास पेपर में कम्प्लीटली डिफाइन किया हुआ है, ये भी रिवाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन द कंसेप्ट रिलेटेड टू डैश। ये सारे हमारे पास स्टेजेस है कौन से मॉडल के? राइट ऑप्शन इज डी, जनरल एडप्शन सिंड्रोम या GAS, गैस में क्या होता है? अलार्म होता है, रेजिस्टेंस होता है एंड एग्जॉशन होता है। तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा अगर कोई मसला है एमसीक्यूज में।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, विटामिन सी इज क्लासिफाई इज डैश। विटामिन सी हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले पास पेपर में कि हमारे पास कितने विटामिन है, सॉरी कौन कौन से विटामिन फेट सॉल्युबल है, डकी, DAKE, डकी, ये हमारे पास डकी जो है ये सारे हमारे पास फेट सॉल्युबल है, बाकी जो सारे है वो वाटर सॉल्युबल है। डकी आप लोग जानते हैं एक पाकिस्तान यूट्यूबर है, वहाँ से आप लोग याद रिमाइंड रख सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी है तो ये वाटर सॉल्युबल है। आगे जाए, ओके जी आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द पेन इन द लेफ्ट फुट अपर अपॉन असेसमेंट नर्स केम टू नो दैट ही हैज नो लेफ्ट फुट एंड द amputation has been done. The nurse understand this patient has dash. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जब किसी लेम्स को या हैंड को कैंसर होता है तो उसको हम एम्प्यूट करते हैं या एम्प्यूटेशन करते हैं, यानी कि काट देते हैं, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, तो उसको हम एम्प्यूटेशन कहते हैं। लेकिन आफ्टर एम्प्यूटेशन फिर भी पेशेंट फील करता है कि मुझे इस लेम्स में पेन हो रहा है। तो चूँकि वो लेम्स या हैंड नहीं होता लेकिन फिर भी वो फील करता है कि मुझे महसूस हो रहा है पेन उस लेम में, तो इस पेन को हम क्या कहते हैं, एक ख़ास नाम देते हैं, नेम कंसिडर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेंटोम पेन, PHANTOM। पेंटोम पेन वो पेन होता है जो पार्ट नहीं होता लेकिन फिर भी सेंसेशन होता है कि उस पार्ट में मेरा पेन हो रहा है, क्योंकि जो हमारे नर्व्स है, नर्व एंडिंग है जहाँ पर वो एम्प्यूटेशन प्रोसेस होता है, यानी कि लेम्स काटा जाता है तो वहाँ पर पेन महसूस होता है, तो उसको हम पेंटोम पेन कहते हैं। तो नर्स ये समझता है कि लेम्स तो नहीं है, हैंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी पेन महसूस हो रहा है, तो चूँकि ये एक सेंसेशन है पेन की जिसको हम पेंटोम पेन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी, पेंटोम पेन। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में बहुत इंटरेस्टेड MCQs है। अ पेशेंट स्टेट दैट ही हैज़ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द नॉइज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनएप्रोप्रिएट द नर्सिंग एक्शंस। तो जब पेशेंट कहते हैं कि मुझे बहुत मसला है, मुझे नींद नहीं आता हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ द कुछ शोर की वजह से, तो नर्स क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन अ सेडेटिव एट द बेड टाइम इन ऑर्डर बाय द फिजिशियंस, तो वो सेडेटिव मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, या ambulate the patient for the 5 minutes before he retired. Option C, gave the patient glass of the warm milk before bedtime. Option D, close the patient door from 9 p.m. to 7 a.m. तो right option is option C, gave the patient glass of the warm milk before bedtime. तो आपको चाहिए कि आप उसे गर्म दूध प्रोवाइड करें ताकि गर्म दूध में, बिकॉज गर्म दूध में एक ख़ास किस्म का ट्राइप्टोपेन होता है, TRYPTOPHAN, ट्राइप्टोपेन ये नेचुरल सेडेटिव है और ये मोस्टली मिल्क में होता है। तो जब पेशेंट को ये मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, गर्म दूध प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे वो क्या महसूस करता है, स्लीप महसूस करता है। तो ये नेचुरल सेडेटिव है, ट्राइप्टोपेन, TRYPTOPHAN, ट्राइप्टोपेन ये नेचुरल सेडेटिव है। तो आपको चाहिए कि आप उसे वो प्रोवाइड करें या उसकी फैमिली को कहे वो उसे प्रोवाइड करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज सी। बहुत इंटरेस्टेड MCQs है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, द रिनोन्स गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। ये एक पेन के हवाले से थ्योरी है, रिनोन्ड गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट। तो किसने ये इंट्रोड्यूस किया था गेट कंट्रोल थ्योरी को? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेलज़ैक, MELZACK। तो ये MCQs अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, डिस्पेरोनिया। डिस्पेरोनिया का क्या मतलब होता है, पेनफुल इंटरकोर्स। तो जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स कोई पेनफुल स्टिमुलेशन होता है या पेन फील करते हैं कोई भी पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पेरोनिया। अपने साथ नोट कर ले। ये MCQs भी रिवाइज हो चुका है, हमने डिस्कस किया है पिछले पास पेपर में। क्वेश्चन नंबर 46 में है, ये भी डायरेक्टली रिवाइज हो चुका है पिछले पास पेपर से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन डैश ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का फंक्शन किस तरह होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस? जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, मोस्टली जब एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, अभी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल किस तरह का फंक्शन करेगा, डिक्रीज करेगा फंक्शन को, इनके उसके जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन इज डिक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। राइट ऑप्शन इज बी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पेन किलर फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एक खास किस्म का नेचुरल पेन किलर होता है, यानी कि पेन को रिड्यूस करता है ऑटोमेटिकली। उस पेन किलर को हम क्या नाम देते हैं,
एंडोर्फिन, एंडोर्फिन ENDORPHIN, एंडोर्फिन अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। A patient who responds to bad news concerning his lab reports by crying uncontrollably is handling stress by using which of the following? एक पेशेंट को अपनी लैब रिपोर्ट्स के बारे में पता चला तो वो अनकंट्रोलेबली रोने लगा, तो वो अपने स्ट्रेस को किस टेक्निक या किस मेथड से कंट्रोल कर रहा है? ऑप्शन ए एडप्शन मेथड, ऑप्शन बी कॉपिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन सी विड्रॉवल बिहेवियर, ऑप्शन डी डिफेंस मैकेनिज्म। तो राइट ऑप्शन इज कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म के जरिए वो अपने स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49। डिफाइनिंग स्ट्रेस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेस के, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज अ नेचुरल, प्रोडक्टिव एंड एडेप्टिव। ऑप्शन बी स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। ऑप्शन सी स्ट्रेस ऑलवेज रिजल्ट टू अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस। ऑप्शन डी स्ट्रेस इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी इज अ होल। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे पास है, जो स्ट्रेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो है स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। तो जब भी हमारी बॉडी को कोई डैमेज कोई चीज़ कर रहा होता है, चाहे वो डिजीज़ हो या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, तो वो ज़रूर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज इज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है स्ट्रेस के हवाले से, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेस के। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 50। A 28-month-old child with severe diarrhea is admitted. Upon assessment, the child is feverish, has dry lips and irritable. What is your first nursing priority upon admissions? तो एक 28 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और उसको डायरिया, सीवियर डायरिया का प्रॉब्लम है और उसको फेवर भी है और ड्राई लिप्स और इरिटेबल भी है। तो आप पहले कौन से इंटरवेंशन या कौन से प्रायोरिटी को रखेंगे एडमिशन के बाद, जब वो हॉस्पिटल में एडमिशन करेगा? ऑप्शन ए असेस द हाइड्रेशन स्टेटस, ऑप्शन बी असेस द स्किन टर्जर, ऑप्शन सी ऑब्टेन द टिपिकल रीडर कार्डिक रेट, ऑप्शन डी वेट द चाइल्ड अप। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए असेस द हाइड्रेशन स्टेटस। तो जब भी इस तरह का कोई पेशेंट आता है, वो एडमिशन करता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिप्स भी ड्राई हो और स्किन भी ड्राई हो और सीवियर डायरिया भी हो, तो इसका मतलब होता है कि आप उसका हाइड्रेशन स्टेटस चेक करें कि कितना वाटर लॉस हो चुका है। तो राइट ऑप्शन इज असेस द हाइड्रेशन स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? स्लीप वॉकिंग इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप डिसऑर्डर्स। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर हमारे पास जो पेशेंट स्लीप वॉकिंग करता है, यानी कि रात को वो वॉकिंग करते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैरासोमनियास, ऑप्शन बी डिसोमनियास, ऑप्शन सी साइकाट्रिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पैरासोमनियास। तो ये हमारे पास वो डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट ड्यूरिंग स्लीपिंग वॉकिंग करता है। और डिसोमनियास का क्या मतलब है? ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब कोई स्लीपिंग के दौरान कोई डिफ़िकल्टी हो। तो हमारा एक रूममेट है, नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो भी ड्यूरिंग स्लीपिंग वॉकिंग करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको भी पैरासोमनियासिस है। ओके जी, ओके आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। लॉस ऑफ द यूरिन ऑफ लेस देन 50 cc occurring which increase the intra-abdominal pressure is dash। तो जब कोई पेशेंट एब्डोमिनल प्रेशर को क्रिएट करता है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उससे अनकंट्रोलेबल यूरिनेशन होता है अबाउट 50 cc, तो उसको हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? ऑप्शन ए रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन सी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन होता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक कफिंग और स्नीजिंग, लाफिंग। तो इन सारे एक्टिविटीज़ के दौरान जब अनकंट्रोल यूरिनेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नोट कर लिया, तो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन टू बी एंटर इन द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड। तो हमारे पास कौन सा सब्जेक्टिव डेटा है, या जो हम क्लिनिकल मेडिकल रिकॉर्ड में सब्जेक्टिव डेटा को एंटर करते हैं, तो हमारे पास कौन सा सब्जेक्टिव डेटा होता है? ऑप्शन ए स्किन वार्म एंड ड्राई, नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑप्शन बी पेन इंटेंसिटी 8 of the 10, ऑप्शन डी
amber urine in the sufficient quantities. Option C, breath sound clear to the auscultations. तो राइट ऑप्शन इज पेन इंटेंसिटी 8 आउट ऑफ 10. तो पेन की इंटेंसिटी कौन बताएगा? जब आप पेशेंट से पूछते हो, आप उसे एक स्केल देते हो कि इस स्केल पर आप डिफाइन करो 10 में से आप कितने मार्क्स अपने आप को दोगे कि आपको इतना पेन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव डेटा. यानी कि पेशेंट आपको खुद बताता है पेन इंटेंसिटी 8 आउट ऑफ द 10. और बाकी जो एम्बर यूरिन है, एम्बर यूरिन ये यूरिन का कलर है, यानी हेल्थ यूरिन का कलर हमारे पास पेल येलो टू एम्बर कलर है. तो एम्बर हमारे पास एक यूरिन का कलर होता है हेल्थ यूरिन का. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होता है? पेन इंटेंसिटी 8 आउट ऑफ 10. तो ये सब्जेक्टिव डाटा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 54. द इम्प्लीमेंटेशन इज विच पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. बार बार नर्सिंग प्रोसेस आता है. नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है. अपने साथ नोट कर ले. ADPIE. ADPIE. तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कौन से पेज में होता है? 4th स्टेज में. बिकॉज असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड एवोल्यूशंस. तो चौथा जो स्टेप्स है इम्प्लीमेंटेशंस, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ पेज भी कहते हैं. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 55. हाइपोथर्मिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस. तो हाइपोथर्मिया हमारे पास कौन से टाइप ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस है? ऑप्शन बी, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस. जब भी कोई पेशेंट आता है हाइपोथर्मिया के साथ या जिसको हाइपोथर्मिया होता है, तो हमारे पास कौन सा डायग्नोसिस का एग्जांपल है? एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस का. और पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा डायग्नोसिस होता है? जब पेशेंट को अभी कोई डिजीज़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाद में उसे हो सकता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस. आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following cluster of the data belong to Maslow hierarchy of needs. तो कौन सा डेटा Maslow hierarchy of need के साथ बिलोंग करता है? ऑप्शन ए, लव एंड बिलोंगिंग, बिल्कुल ये होता है. ऑप्शन बी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये भी होता है. ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी होता है. डी, ऑल ऑफ द अबव. तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो कितने स्टेजेस है Maslow hierarchy of needs में? ये भी आ सकते हैं 5 है. कौन कौन से है? PSBSS. P मतलब फिजियोलॉजिकल नीड, S मीन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, B मीन लव एंड बिलोंगिंग, S मीन सेल्फ एस्टीम और थर्ड S मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो टोटल 5 पेजेस या स्टेजेस हो गए. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइंड एज ए मेंटल सेल्फ इमेज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वन पर्सनालिटी. तो ये डायरेक्टली स्लाइड से यहाँ पर उठाया गया है. तो मेंटल सेल्फ इमेज को हम क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट. यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को बंदा जो भी अपने हवाले से सोचता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट रखता है, अपने बिलीव, अपनी वैल्यूज़ बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इमेज या मेंटल सेल्फ इमेज. तो राइट ऑप्शन इज सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम मेंटल सेल्फ इमेज भी कहते हैं. राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 58. ये एमसीक्यूज भी रिवाइज हो चुका है पिछले पास पेपर से. अ स्टेट ऑफ द माइंड विच रिगार्ड अ थिंग टू बी ट्रू. तो जब भी कोई बंदा सोचता है कि ये चीज़ें बिल्कुल ट्रू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, तो ये सारे हमारे पास क्या है? बिलीव्स. तो राइट ऑप्शन इज ए, बिलीव्स. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 59. एथियस्ट इज अ पर्सन हु डैश डोंट बिलीव इन गॉड. तो एथियस्ट क्या करता है? गॉड पर बिलीव नहीं करता. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 60. अचीवमेंट एंड पर्सनल सक्सेस रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज. अचीवमेंट, कुछ अचीव करना, या पर्सनल सक्सेस, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू से बिलोंग करता है? ये भी आप लोगों ने स्लाइड में पढ़े हैं डिटेल से. ये कैरेक्टरिस्टिक है मोटिवेशनल वैल्यूज़ के. तो राइट ऑप्शन इज सी, मोटिवेशनल वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 61. आगे हमारे पास तकरीबन 9 एमसीक्यूज रहते हैं. द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड मेकिंग ऑन डिसीजन बाय द पेशेंट इस टर्म इज डैश ऑटोनॉमी. तो जब भी कोई पेशेंट से आप पूछते हो कि आप क्या चाहते हो, मैं आपको ये मेडिसिन इंट्रामस्कुलर दूं या बटक पर दूं या वेंस में दूं, तो इस तरह के कई सिचुएशन होते हैं कि आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, वो अपना राय दे सकते हैं या वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, उसको हक है डिसीजन लेने का. तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन सेल्फ डिसीजन, खुद डिसीजन लेना. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 62. ब्लड प्रेशर मेजर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेशेंट डेटा बेस. इट कंसिडर टू बी ऑब्जेक्टिव डेटा. हमने कई बार डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, और बीपी,
या दूसरे वाइटल साइंस को चेक करना, मैं करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। तो ये इजी एमसीक्यूज रिवाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज द बेस्ट यूज फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट लाइक ट्यूबरक्लिन एंड एलर्जी टेस्ट। तो जब भी आप कोई मेडिसिन देते हो, मोस्ट मेडिसिन आप देते हो, तो आप क्या करते हो, आप एक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हो। तो आप कहाँ से करते हो या कहाँ पर आप परफॉर्म करते हो, सबकटिनियस रूट पर आप परफॉर्म करते हो कि पेशेंट को कोई एलर्जी है या नहीं। एक इस तरह का प्रोसेस होता है कि आप सबकटिनियस रूट में थोड़ा सा ड्रॉप्स लेते हो इंजेक्शन में, और वो फिर आप वाटर के साथ मिक्स करते हो और स्किन में इंजेक्ट करते हो सबकटिनियस रूट। अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन होता है तो इसका मतलब होता है कि वो सेंसिटिव है, उस ड्रग को आपने वो ड्रग्स नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई सेंसिटिव ना हो तो फिर आप क्या करते हो, उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हो पेशेंट में। तो राइट ऑप्शन इज बी, सबकटिनियस रूट में हम क्या करते हैं, टेस्ट डोज करते हैं या सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस रिफ्लेक्ट दैट अ पेशेंट टू बी असेस्ड फॉर हाइट एंड वेट। तो किस पर्पस के लिए हम वेट एंड हाइट मेजर करते हैं किसी भी पेशेंट का। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड जनरल मेजर ऑफ द हेल्थ। तो ऐसे हम जनरल एक आइडिया भी ले सकते हैं कि पेशेंट का हेल्थ किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा ओबेस है पेशेंट तो उसको कई हार्ट्स या दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के। और इसके अलावा टू प्रोवाइड बेसलाइन टू कंपेरिजन एंड नेचुरल स्टेटस, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट के न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, उसके डाइट के हवाले से हम मेजर कर सकते हैं। और ऑप्शन सी क्या है, टू कैलकुलेट द ड्रग डोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट एंड वेट। तो हम ड्रग का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डोज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड हाइट। यानी कि मोस्टली जब हम चिल्ड्रन को डोज देते हैं तो वो डिफरेंट होता है एडल्ट से बिकॉज ऑफ देयर वेट्स एंड हाइट। तो ये सारे हमारे पास क्या है, हम हाइट और वेट को मेजर करते हैं इन सारे पर्पस के लिए। तो राइट ऑप्शन इज डी। आगे हमारे पास टोटल 5 लास्ट एमसीक्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को डिस्कस करने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात शेयर करनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो या कोई पॉइंट शेयर करना हो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। या मेरी कोई टीचिंग के हवाले से कोई बात करनी हो जी, कमेंट बॉक्स में बता दें। डियर तय्यम अली, डियर इब्राहिम, डियर अफनान जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं देता हूं। या इस तरह मैं करता हूं कि इंशाल्लाह मैं संडे को कोशिश करूंगा कि मैं ऑनलाइन आऊं आपके पेपर्स के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात शेयर करनी हो या मेरे टीचिंग के हवाले से कोई मुझे सजेशन देनी हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। तो कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड द हाईएस्ट लेवल इज डैश। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, टोटल 5 पेजेस है या स्टेजेस है, PSB डबल एस में लास्ट एस कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट ऑप्शन इज डी। Question number 66, an instrument placed against patient chest to hear the both lungs and heart sound is known as dash stethoscope। ये तो आप लोगों को पता है कि हम हार्ट या लंग्स के या चेस्ट के हम चेस्ट का साउंड सुन सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 67, और ये जो दूसरे है स्पेग्मानोमीटर, ये बीपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये जो ऑटोस्कोप है ये हम कोई ईयर की एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। और जो ऑप्थेल्मोस्कोप है ये आई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67, एन असेसमेंट टेक्निक दैट इज़ यूज टू असेस द लंग साउंड। तो हम लंग साउंड को आइडेंटिफाई या असेस करने के लिए कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन बी, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के जरिए हम क्या करते हैं, लंग असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा ये भी अपने साथ नोट कर ले कि हम किस तरह किसी भी बॉडी पार्ट की असेसमेंट कर सकते हैं। पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, यानी कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी नंबर पर हम पल्पेशन करते हैं, उंगली से हम कोई चीज़ या कोई ट्यूमर को आइडेंटिफाई करते हैं। पल्पेशन के बाद हम फिर परकशन करते हैं, यानी कि टैपिंग ऑफ फिंगर, हम टैपिंग करते हैं, परकशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए से। और फिर लास्ट में हम अस्कल्टेशन करते हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। तो हमारे पास 4 टेक्निक है कोई भी ऑर्गन को असिस्ट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर लंग साउंड के लिए हम अस्कल्टेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द नर्स मस्ट वेरीफाई द क्लाइंट आइडेंटिफाई बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट। तो जब भी हम कोई मेडिसिन या कोई ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में या कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेफेस्ट वे क्या है। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, चेक द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन बैंड।
क्लाइंट को एक बैंड पहनाया जाता है, बैंड जिसमें पेशेंट का नेम और ड्रग्स या डेट सारा कुछ लिखा होता है। तो उस बैंड को हम क्या करते हैं, उसमें उसको चेक करते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी हम कोई मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू विच पेशेंट बैंड। और यहाँ पर ऑप्शन ए में आस्क द क्लाइंट हिज नेम। तो मोस्टली तो हम ये करते हैं, हमारे जो नॉर्मल जो पाकिस्तान में होता है वो तो हम नाम पूछते हैं, लेकिन जो मोस्टली सेफेस्ट वे है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैंड है। बैंड कलाई में पहनाया जाता है, एक उस पर नाम और सारा कुछ ज्ञान होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 69, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एक्सेप्ट डैश। सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस के सिवाय एक के, और वो कौन सा है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, सारे है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है इन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो राइट ऑप्शन इज बी। बाकी जो नर्सिंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ये डायनामिक प्रोसेस है। ऑप्शन बी ये सिस्टेमिक प्रोसेस है, और ऑप्शन डी ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो ये सारे हमारे पास आ सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक प्रोसेस, सिस्टेमिक प्रोसेस और यूनिवर्सल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो राइट ऑप्शन इज बी, सॉरी सी। लास्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 70, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग। इन इंटरवेंशन यूज्ड बाय द नर्सेज टू असिस्ट द क्लाइंट टू रिगेन और मेंटेन द कॉन्टिनेंस, द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम विल नॉट इंक्लूड डैश। यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जब अनकंट्रोलेबल यूरिन आउटपुट होता है या अनइंटेंशनली यूरिन निकलता है, तो ये हमारे पास नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग नहीं है। तो फिर नर्स क्या कर सकता है इसको इंटरवेंट करने के लिए। ऑप्शन ए ब्लैडर ट्रेनिंग, ऑप्शन बी हैबिट ट्रेनिंग, ऑप्शन डी प्रोमेटेड वॉटिंग, ऑप्शन डी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस। तो सारे हमारे पास इंटरवेंशन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट के, लेकिन एक नहीं है वो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस। आप फ्लूइड को स्टॉप नहीं कर सकते या फ्लूइड का मना नहीं कर सकते कि आप फ्लूइड ना ले, बिकॉज आपका यूरिन अनइंटेंशनली बाहर निकलता है। तो फ्लूइड आप देंगे, लेकिन आप ब्लैडर ट्रेनिंग देंगे या हैबिट ट्रेनिंग करेंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्निक है यूरिन इनकॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास टोटल 70 एमसीक्यूज थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह हम आगे आपके 3rd सेमेस्टर में भी इसी तरह एमसीक्यूज और लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। अगर आप लोगों ने दूसरी वीडियोज़ देखनी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।